Okay, again, chapter number 2, some basic concepts of macroeconomics. In the last class, we studied about intermediate goods and final goods. Intermediate goods कौन से goods होते हैं? जो अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं. People who are absent yesterday, pay attention. मैं जल्दी से quick revision दूंगी and then we will be moving on to the next topic. So intermediate, बाकी सब चुप रहना. I will answer. Intermediate goods वो goods होते हैं जो अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं. मतलब अभी जब हम सुबह असेंबली लाइन की बात कर रहे थे, जब मैं आपको रियल जूस के बारे में बता रही थी, तो जब तक वो जूस जो है एप्पल्स के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में एप्पल है, शुगर है, ये सब चीज़ें क्या है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स हैं. जब वो जूस रियल जूस बन के तैयार होके कंज्यूमर शॉप पे पहुंच गया और वहाँ से आपने खरीदा, देन दैट विल बी अ फाइनल गुड. वो क्या होगा आपका फाइनल गुड होगा. सो इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं, यानी कि अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होते हैं. सेकेंड चीज, उनमें अभी भी वैल्यू ऐड होना, क्योंकि वो प्रोडक्शन का अभी भी पार्ट है, तो उनमें कंटिन्यूसली वैल्यू ऐड होती रहेगी. जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनमें वैल्यू ऐड होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टुक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेड. तो जब आटा व्हीट है, गेहूं, व्हीट कन्वर्टेड इनटू फ्लोर, व्हीट में वैल्यू ऐड हुई. व्हीट गेहूं आपको सस्ती मिलेगी, आटा थोड़ा और महंगा मिलेगा. आटे से जब रोटी बन जाएगी तो आपको और महंगी मिलेगी. समझ में आया? बट जब आप रोटी के पैसे दोगे तो उसमें आप आटे के पैसे अलग से, गेहूं के पैसे अलग से देते हो? नहीं देते. उसमें इंटरमीडिएट गुड्स के पैसे इंक्लूडेड होते हैं. सो फाइनल गुड्स में सारी वैल्यू एडेड होती है. इंटरमीडिएट गुड्स में धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस वैल्यू क्या होती है उनकी इंक्रीज होती है. दूसरी चीज, इंटरमीडिएट गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर यूज नहीं करता है. फाइनल गुड्स कंज्यूमर या प्रोड्यूसर अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं. So now consumption goods or consumer goods. Consumption goods are those goods which are directly used for the satisfaction. इसमें साफ ही लिखा हुआ है that consumption goods. ये फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स में क्या डिफरेंस होगा? फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर भी यूज कर पाएगा और कंज्यूमर भी यूज कर पाएगा. हमने दो टाइप ऑफ फाइनल गुड्स पढ़े थे, एक फाइनल कंज्यूमर गुड और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड. बट इन केस ऑफ कंजम्पशन गुड्स ये डायरेक्ट कंज्यूमर के यूटिलाइजेशन के लिए होगा, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए होगा. कंज्यूमर की नीड्स को क्या करेगा? फुलफिल करेगा. सो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन. एग्जांपल, आइसक्रीम एंड मिल्क एज यूज्ड बाय द हाउस. जब घर वाले हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड की जगह पे यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर लिख देती तो क्या होता? या फिर होलसेलर लिखती या रिटेलर लिखती, तब वो फाइनल होगा. रिटेलर आगे भी ऐसे आइसक्रीम के फॉर्म में ही बेचेगा ना, वो आइसक्रीम को किसी और चीज में कन्वर्ट करके नहीं बेचेगा. बट आप उसको जब हाउस होल्ड यूज करें, देन इट इज अ कंज्यूमर गुड कंजम्पशन. दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स व्हेन परचेज. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कौन कंज्यूम करता है? हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे, घर वाले, आप लोग कंज्यूम करोगे. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कंजम्पशन. Consumption goods are broadly categorized into 4 categories होती है इनकी: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल गुड्स. और ड्यूरेबल गुड्स वही गुड्स जो बहुत लंबे समय तक चले, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, और रेडियो, टीवी, स्कूटर, वॉशिंग मशीन. ये सारी चीजें जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है, महंगे होते हैं ना ये सारी चीजें, बट ये लंबे टाइम तक चलते हैं. फिर होंगे आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि कपड़े. मशीन चलेगी 60 साल, कपड़े चलेंगे 1 साल 2 साल. सो सेमी ड्यूरेबल हो गया, जिनका मतलब टाइम पीरियड कम हो गया जिनका. फिर आ गए आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दूध, दही, सब्जी, दालें, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता खराब हो जाएगा उसके बाद. सो दिस इज व्हाट ड्यूरेबल. फर्स्ट इज ड्यूरेबल, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल. समझ में आया तीनों के बीच में डिफरेंस? शेल्फ लाइफ के हिसाब से देखते हैं इसको. किस हिसाब से देखते हैं? शेल्फ लाइफ. व्हाट इज शेल्फ लाइफ? शेल्फ लाइफ क्या होता है? शेल्फ क्या होता है? शेल्फ होती है ना, आप सामान सजा के रखते हो. तो बेसिकली शेल्फ लाइफ का मतलब है शेल्फ वाला शेल्फ. सेल्फ नहीं, मेरे को एस और श और सब बोलना आता है, ठीक है? सेल्फ लाइफ नहीं, शेल्फ लाइफ बोल रही हूँ मैं. SHELF, जो आपका शेल्फ होता है जिसमें आप सामान रखते हो, तो इसको हम बोलते हैं शेल्फ लाइफ. यानी कि अगर आप इसको सजा के रख दोगे तो कितने समय तक रहेगा? दूध आप सजा के रख दोगे 2 दिन में खराब हो जाएगा. कपड़े रख दोगे
2 साल में खराब हो जाएंगे और मशीन वगैरह इट विल वर्क फॉर 7 to 10. अंडरस्टैंड? समझ में आया? Now fourth type is your services. जो services होते हैं जैसे कि services are those non-material goods which are directly जैसे आपकी मम्मी आपको खाना बना के दे रही है ना, household consumption goods, वो जो आपको खाना, मम्मी की जो सर्विस है ना, that is a consumption, consumer good है। पैसे दे रहे हो मम्मी को खाना बनाने के, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हो। मैंने अपने भाई को पढ़ाया, that will be मेरी सर्विस तो लग रही है बट मुझे उसके रिटर्न कुछ मिल रहा है। Services are those non-material goods which directly जो human wants को directly satisfy करती हैं। A few example of services are the services, जैसे इसमें जो services consumer goods में जो services की बात हो रही है, that is any service। अभी जो मैं आपको service दे रही हूँ ये भी तो consumer good है ना, directly आप consume कर रहे हो। This is again teacher, doctor, lawyer, जो आपके domestic servants होते हैं, all of this includes in consumption goods या consumer services बोल सकते हैं। Understand? समझ में आया? Next are capital goods। नाम से समझ में आ रहा है, it includes capital, कुछ investment, मतलब कुछ ऐसे goods जिन्हें जब आप रखोगे तो आप, जैसे अब एक ड्राई क्लीनर ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, will it be a consumer good? इसने तो इन्वेस्टमेंट किया ना, एक ड्राई क्लीनर के द्वारा खरीदी गई मशीन। आपने लिखा हाउस होल्ड वॉशिंग मशीन है, एक वॉशिंग मशीन हाउस होल्ड ने खरीदी और एक वॉशिंग मशीन ड्राई क्लीनर ने खरीदी। हाउस होल्ड वाली क्या है? ड्राई क्लीनर वाली क्या है? अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है डिफरेंस? कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल। These goods are used by producers either, ये goods क्यों यूज करता है प्रोड्यूसर? Either the replacement of capital stock or for the addition to the capital stock। बेसिकली जो आपका पुराना स्टॉक रखा हुआ है, जो सामान रखा हुआ है, या तो आप उसको एक्सचेंज रिप्लेस करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, कैपिटल गुड का यूज करोगे, या आप एडिशन करोगे। आप मैंने एक और ड्राई क्लीनर की शॉप खोली तो मुझे और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी ना, और वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, या मैंने दुकान हटा दी तो, या फिर मेरा इतना नई सेल चल रही है तो मैंने एक वॉशिंग मशीन बंद कर दी या रिप्लेस कर दी। अंडरस्टैंडिंग? As fixed assets, capital goods are repeatedly used in the process of production for several years and are of high। तो ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार यूटिलाइज करे जाते हैं, फिर क्योंकि ये चीज़ बार बार आपको इतने 10 साल तक आप वॉशिंग मशीन यूज करेगा, ड्राई क्लीनर वाला हर साल तो वॉशिंग मशीन चेंज करेगा नहीं। सो ये क्या है? क्या? जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, इवन नट्स और बोल्ट, जो आपके नट और बोल्ट है कीले, ये भी आपका किसका एग्जांपल है? कैपिटल। आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर। अच्छा, ये इवन नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, बट ये आपकी कैपिटल गुड्स नहीं है, बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज दीज आर ऑफ लो वैल्यू। तो कैपिटल गुड तभी कैपिटल गुड होगा। कैपिटल गुड की केस में अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रोड्यूसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोड्यूसर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यूज अगेन या फिर रिपीटेडली यूज होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन वुड बी हाई वैल्यू होनी चाहिए। कीले तो सस्ती मिलती है ना, तो वो चीजें जिनकी हाई वैल्यू होना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें जो प्रोड्यूसर यूज करे, रिपीटेडली यूज हो और हाई वैल्यू, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो इट विल नॉट बी अ। अंडरस्टैंडिंग? जैसे उन्होंने नट बोल्ट का एग्जांपल दिया, सॉरी, कि प्रोड्यूसर ही यूज करता है, रिपीटेडली यूज होती है, बट वैल्यू नहीं है उसकी है। समझ में आया? Thus, only those fixed assets of the producers are taken as capital goods which are used in the process of production for several years and which are of high values. So, capital goods are the goods which are used by the producers for several years and of high values. Definition भी यही बन गई है आपकी capital goods की जो condition है तीनों, that will be the definition. Understanding? ये समझ में आ रहा है? ये नीतू, निशा, नहीं आपका फेवरेट क्या नाम है? शिवानी एंड नूर। ठीक है, नूर का बहन। सो अंडरस्टैंडिंग?
Moving on. So capital goods involve depreciation. It refers to the loss of value of fixed assets owing to their wear and tear. This is very important. Capital goods में क्या होती है आपकी depreciation होती है. Depreciation का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, depreciate किसी चीज का कम होना. तो इनकी वैल्यू गिरती है. सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन सस्ती मिलती है फर्स्ट हैंड से. सेकेंड हैंड गाड़ी सस्ती मिलती है फर्स्ट हैंड से. क्यों? वैल्यू कम होती है. अच्छा, जैसे जब आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो तो आप क्या देखोगे, कितने किलोमीटर चली है, ये देखते हो. अगर 10,000 किलोमीटर चली है तो ज्यादा प्राइस मिलेंगे, 20,000 किलोमीटर चली है तो कम प्राइस मिलेगा. क्यों? क्योंकि मैं उसका यूज वियर एंड टियर हुआ ना. आपने जब यूटिलाइज करी होगी गाड़ी के टायर घिसे, इंजन यूटिलाइज हुआ, तो ये सब क्या है, उसकी वैल्यू आप कम कर लेते हो. उसकी वैल्यू आप क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो. दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन. तो कैपिटल गुड्स में क्या होती है, डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि समय के साथ इनकी वैल्यू कम होती है. कम. समझ में आया? याद रखना ये वाला डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, आगे आपको बहुत यूटिलाइज होता है. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. क्यों नहीं हो सकते? अभी नट बोल्ट वाला एग्जांपल लिया था ना हमने. क्या वो कैपिटल गुड्स केवल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है. प्रोड्यूसर गुड्स में एक ये होगा. दूसरी चीज अभी हमने हाई वैल्यू वाली बात की. प्रोड्यूसर बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर सकता है जो सस्ती हो, बट कैपिटल गुड होने के लिए उनकी वैल्यू होना जरूरी. समझ में आया? रॉ मटेरियल्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, पर वो प्रोड्यूसर गुड होंगे. अंडरस्टैंडिंग? एप्पल से मैं जूस बना रही हूँ तो एप्पल तो मेरा प्रोड्यूसर गुड है ना, मैं बना रही हूँ, यूज कर रही हूँ, बट एप्पल की तो वैल्यू ही नहीं है, मैं इसको रिपीटेडली यूज नहीं कर सकती हूँ, तो इट इज नॉट अ कैपिटल गुड. समझ में आया? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट. तो बड़ी एंटिटी क्या है, बड़ा सर्कल क्या होगा, ये प्रोड्यूसर गुड होगा कि कैपिटल गुड होगा? होगा ना. इसमें रॉ मटेरियल, मशीनरी, नट बोल्ट सब आ जाएगा. एंड दिस इज कैपिटल गुड. इसके अंडर है कैपिटल गुड्स. इज अ पार्ट ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल. समझ में आया? इनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स. ठीक है, रीजनिंग जब आप कभी आगे पढ़ोगे तो आपको नहीं पढ़ने. मूविंग ऑन. कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट. ध्यान सुनना, आई आस्क क्वेश्चंस. नाउ कंजम्पशन गुड्स लीड टू द डायरेक्ट. कंजम्पशन गुड्स से क्या होगा, आपकी डायरेक्ट. कैपिटल गुड्स ऑन द अदर हैंड ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सैटिस्फाई. कंजम्पशन गुड हाउसहोल्ड कंज्यूम करते हैं, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर्स दोनों आर नॉट कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड. किसके लिए प्रोड्यूसर ही करेगा, दोनों नहीं करेगा. कैपिटल गुड नहीं करेगा ना. जो आपके लिए, जो उनके लिए कैपिटल गुड है वो आपका क्या है, कंज्यूमर. बट कंज्यूमर के भी 4 टाइप्स थे. ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड होगा आपका, जो प्रोड्यूसर के लिए क्या है, कैपिटल. अंडरस्टैंडिंग? नाउ एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अंडरस्टैंडिंग? ये इंटरमीडिएट और ये हमने फाइनल में भी पढ़ा था. जब हम फाइनल कंज्यूमर गुड खरीद रहे थे तो उस पे हम जो खर्चा कर रहे थे वो कौन सा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था. जब हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड खरीद रहे थे वो एक्सपेंडिचर. सिमिलरली है, कंजम्पशन गुड खरीदने में जो हम खर्चा करेंगे वो क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यानी कि आपने कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा. आपने कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा किया दैट विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो आपने कैपिटल किसने खरीदी है, प्रोड्यूसर ने. प्रोड्यूसर तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, दैट विल बी नोन एज. हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू. जितनी ज्यादा आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा ह्यूमन वांट्स सैटिस्फाई होगी. कैपिटल गुड्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी इकोनॉमी. मूविंग ऑन. दोनों में एक कॉमन चीज होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है दोनों में, कि दोनों के दोनों फाइनल. दोनों क्या है, फाइनल गुड्स हैं. ये फाइनल कंज्यूमर गुड है और ये फाइनल.
समझ में आया? मूविंग ऑन, concept and components of consumption expenditure. Before that, let's ask some questions. Okay, concept and components of consumption expenditure. In macroeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy. Macroeconomics में consumption expenditure क्या है? हमने बात करी ना, जितना भी आपने कंज्यूम करने में हर इंसान ने खर्चा किया, that will be known as your consumption expenditure. Consumption expenditure is denoted by C. C को यूज करके आप क्या डिनोट करते हो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Who are the consumers? अब कौन कंज्यूमर्स कौन है इकोनॉमी के? There are broadly I have classified household, government, non-profit, private institutions जैसे कि NGO, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा. तो तीन चीजें क्या है आपकी? हाउसहोल्ड, सरकारें और NPOs बोलते हैं इनको, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. तो हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. हाउसहोल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउसहोल्ड अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं. गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स खरीदती है ताकि वो लोगों में बांट सके, पुअर लोगों में, डिफेंस फोर्सेस में, मिड डे मील्स वगैरह के लिए, अदर वेलफेयर के लिए. ये किस लिए खरीदते हैं? सैटिस्फैक्शन. ये क्या खरीदते हैं? If we add up expenditure on the purchase, non-profit private and buy consumer goods for charity. और ये किस लिए खरीदेंगे? Charity. इसके रिटर्न में पैसे मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? खर्चा करना पड़ेगा ना. इसके रिटर्न में एक्सपेंडिचर खर्चा होगा. सेटिस्फैक्शन नॉट सेटिस्फैक्शन, ये तो फ्री में हो जाएगी ना चैरिटी. यस मैम. समझ रही हो? इसमें तो बस खर्चा ही खर्चा है, रिटर्न कुछ नहीं है. खर्चा है, रिटर्न है, खर्चा है, रिटर्न है. जैसे कुछ रिटर्न नहीं आएगा. समझ में आया? चैरिटी है, फ्री. Now, if we add up expenditure on the purchase of consumer goods by the household, government and NPOs, we get an estimate of the total consumption expenditure of the economy. अगर आपको कल को total consumption expenditure, ये C denotes total consumption expenditure. अगर C निकालना है तो आप क्या करोगे? हाउसहोल्ड ने कितना खर्चा किया, सरकार ने कितना खर्चा किया, प्लस NPO ने कितना खर्चा किया. That will be your total consumption expenditure. Thus, जब आपको एग्रीगेट कंजम्पशन निकालनी होगी तो वो कैसे निकलेगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ये आपको क्यों बताया जा रहा है? ये फॉर्मूला आगे आप यूटिलाइज करोगे. जब आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी होगी तो उसके लिए हमें कंजम्पशन चाहिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन ये किसके लिए होती है? कंज्यूमर के लिए. अब हम प्रोड्यूसर के हिसाब से पढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड बाय इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपका जितना भी कैपिटल का आपने स्टॉक किया हुआ है उसमें जब आप कुछ एडिशन करोगे देन दैट इज अ इन्वेस्टमेंट. जो आपने स्टॉक क्या है? स्टॉक होता है ना किसी का. आपका अगर बिजनेस में तो आप बोलते होंगे स्टॉक पड़ा हुआ है बहुत सारा, माल पड़ा हुआ है बहुत सारा. तो जो बचे हुए जब आप क्लोजिंग ईयर, जब एक साल खत्म हुआ, क्लोजिंग ईयर के बाद आपके पास कितना सामान रह जाता है, दैट इज नोन एज स्टॉक. इसमें जब आप और एडिशन कुछ करोगे देन दैट विल बी नोन एज इन्वेस्टमेंट. अंडरस्टैंडिंग? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा K. Now what is K? कैपिटल स्टॉक. K क्या होती है? कैपिटल स्टॉक. और ये कैसे निकाली जाती है? K is change in K क्या है आपकी? कैपिटल स्टॉक. कैपिटल स्टॉक कैसे निकाली जाएगी? आउटपुट माइनस इनपुट. मतलब जो आपने आउटसोर्स, जो पहले सामान गया और कितना आया उससे आपको बचा हुआ निकल जाएगा. कितना? 20 रुपए का सामान आपने बेच दिया और 10 रुपए का आपने खरीदा तो आपके पास प्रॉफिट में. अभी आपको
हाँ, प्रोड्यूसर के माइंडसेट से सोचना है खरीदा बेचा। जब आपने 20 रुपए का सामान बेच दिया, 10 रुपए का आपने और खरीदा, स्टॉक कितनी हुई? 10। स्टॉक कितनी हुई? 10। सो ओके, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो चेंज इन स्टॉक यानी कि डेल्टा स्टॉक, यही लिखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा स्टॉक, जो चेंज इन स्टॉक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल। तो आई क्या होती है आपकी? कैपिटल फॉर्मेशन। आई इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक रेफर्स टू कैपिटल, कितनी आपने कैपिटल फॉर्म करी, दैट इज योर change in stock or investment. From the viewpoint of the economy as a whole, investment refers to total production of capital goods during an accounting. Total कितने कैपिटल गुड्स आपने प्रोड्यूस करी एक अकाउंटिंग ईयर में? एक अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 साल का टाइम होता है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में आपने कितना टोटल प्रोडक्शन किया? किसका? कैपिटल गुड्स का। दैट विल बी योर investment. That will be your, as noted earlier, these goods may be used either for the replacement, आप पुरानी कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए भी यूज कर सकते हो, और एडिशनल कैपिटल स्टॉक के लिए भी यूज कर सकते हो। किसका? कैपिटल गुड्स का। किसका? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू इन्वेस्टमेंट, दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि आपने प्लांट लगा दी या आपने कोई मशीनरी लगा दी, तो ये क्या है आपके? इन्वेंटरी क्या होंगे? वो जो रॉ मटेरियल्स की हम बात कर रहे थे, जो नट बोल्ट वगैरह हो जाएंगे, ये उसमें भी पैसा तो लग ही रहा है ना आपका। इट इज नॉट अ कैपिटल गुड, बट आपका खर्चा तो हो ही रहा है, देन दैट विल बी नोन एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। रीड कर लेते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स को जब आप इंक्रीज करोगे, प्लांट, मशीनरी, एक अकाउंटिंग ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2019 की शुरुआत में प्रोड्यूसर ने 8 मशीन खरीदी और एट द एंड ऑफ 2019 उसका 10 मशीन्स का स्टॉक है, तो देन द स्टॉक ऑफ हिज फिक्स्ड एसेट्स कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 मशीन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 2। 8 की नहीं, कितनी की हुई? 2 की। इन्वेस्टमेंट किससे निकलती है? चेंज इन के। आउटपुट कितना था? 10 था। मतलब नया अपडेटेड वाला कितना था? 10। पहले कितना था? 8। तो डेल्टा के कैसे निकलेगा? 10 माइनस 8। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हर्षित एंड मोहम्मद, क्या नाम? शदनाम। शादमान। सो ओके, बस शादमान। सो आई विल नॉट टेक योर नेम। हाँ, समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग? इन्वेस्टमेंट क्या है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? जब आपने साल शुरू किया तब आपके पास, शायद जब आपने खत्म किया तब आपके पास कितना था, और जब आपने शुरू किया था तब कितना था। रिजल्टेंट फाइनल माइनस प्रीवियस, देन दैट विल बी योर चेंज इन के। तो ये आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है? Stock of fixed assets with the producers at the end of the accounting year minus stock of fixed assets with the producer at the beginning of the accounting year will be known as your fixed investment. Fixed investment को हम fixed capital formation भी बोलते हैं। This implies stock में कितना increase हुआ है, which are वही वो वाले चीजें जो repeatedly आप इनको use कर सकते हो, basically capital। किसका? सिग्निफिकेंस। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। मैं जितनी ज़्यादा मशीन लगाऊंगी उतनी ज़्यादा मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगी। मैं जितनी ज़्यादा मशीन लगाऊंगी उतनी ज़्यादा मेरी प्रोडक्शन होगी। तो फिक्स्ड असेट्स लगाने से जो प्रोड्यूसर होता है उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बेटर होगी। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। जब मैंने 2 वॉशिंग मशीन खरीदी अपने ड्राई क्लीनर की दुकान के लिए, फिर 3 खरीदी, फिर 4 खरीदी, और जितने ज़्यादा पैसे ही पैसे कहाँ जाएगा? इवेंचुअली तो इकोनॉमी में जा रहा है। सो आप हायर लेवल आउटपुट अपने इकोनॉमी के लिए आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे और इकोनॉमी को उतना ज़्यादा मिल पाएगा।
हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा जीडीपी उतनी ज़्यादा अच्छी। कमिंग टू इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। मान लो आपके कपड़े की दुकान, ठीक है, कपड़ा बनाते हो, फैक्ट्री है कपड़े। अभी क्या होता है, कभी कभार आप क्या करते हो, आपका कपड़ा बच जाता है। जो हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट पड़ी थी वो तो था कैपिटल गुड्स, मशीनरी, प्लांट्स। बट जब आपकी ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या आएगा, सेमी फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल। जैसे कि अब मेरी कपड़े बनाने की दुकान है, तो सारा का सारा धागा मैं एक साल में तो कंज्यूम कर नहीं लूंगी। हो सकता है मैंने कुछ अमाउंट ऑफ थ्रेड दिसंबर के महीने में खरीदी हो, अब वो तो खत्म नहीं होगी ना मेरी 10 दिन में या 5 दिन में। जब आप जिसकी फैक्ट्री होती है उसका ये टारगेट होता है कि आप इस साल भर में जितना सामान खरीदा पूरा यूज करना है, अगले साल फिर नया सामान खरीदना है। ऐसा नहीं होता ना। अगर आप इवन इफ यू हैव अ शॉप, तो कुछ ऐसा सामान होगा जो आपका पिछले साल का बच जाएगा, जो आप अगले साल यूटिलाइज करोगे, यूज करोगे। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। जैसे शर्ट बनाने की फैक्ट्री, उसने शर्ट बना ली, किसी ने खरीदी नहीं, वो अगले साल के अकाउंटिंग ईयर में पहुंच जाएगी, दैट विल बी योर फिनिश्ड गुड्स। कुछ होते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, जैसे कि आपका इन्होंने एग्जांपल दिया है, जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही है, यानी कि कपड़ा बन गया है और उससे भी शर्ट नहीं कटी है, वो कपड़ा भी क्या हो गया, अभी फैक्ट्री में ही पड़ा हुआ है। या रॉ मटेरियल धागा हो गया, दैट इज ऑल्सो। ये सब क्या है आपकी नहीं, सेमी फिनिश्ड गुड नहीं, ये है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 3 तरह की हो सकती है, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। शर्ट वाले एग्जांपल से समझ में आया, या तो आपके पास शर्ट बच जाएगी, या आपके पास शर्ट बनाने वाला कपड़ा बच जाएगा, या धागा बच जाएगा। तीनों ही चीजें क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। This is called inventory investment. Change in inventory stock during a year is called inventory investment of the producer. Inventory stock भाई end of the year कितना है, माइनस प्रीवियस ईयर में कितना था, इससे आपका चेंज इन स्टॉक निकल कर आ जाएगा। अब अगर तो आपको ये दोनों चीजें अलग अलग से दी जाती है, ठीक है, चलो मैं आपको अलग अलग से देखती हूँ। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक लेते हैं, स्टॉक इन जनवरी 2021, स्टॉक इन दिसंबर 2021। अब दिस इज योर कैपिटल यूज, ठीक है, मशीन का। फिर मेरी शर्ट बच गई, शर्ट लेफ्ट ओवर शर्ट इन जनवरी 2021 एंड शर्ट इन दिसंबर 2020, 10 20 10। अब इन्वेस्टमेंट निकालो, तो कैसे निकलेगी, बताओ। फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट का आंसर बताओ, कैसे निकालो। आउटपुट माइनस जो हमारा कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ है, इस कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ तो हमारा इनपुट देंगे, जो हमारा इनपुट हमने लगाया था उसमें जो हमारा आउटपुट आया उसको माइनस कर देंगे, वो आंसर आएगा हमारा। तो दोनों का इनपुट ऐड करना पड़ेगा ना, पहले आप इनपुट ऐड करोगे, पहले आप जनवरी का दोनों स्टॉक ऐसे डाल, पहले आप जनवरी की दोनों स्टॉक को ऐड करोगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20। ये तो था इनपुट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक कितना बचा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का 20, इन्वेंट्री का भी 20, कितना हो गया 40। अब इन्वेस्टमेंट कितनी निकलेगी 20, 40 माइनस 20 टोटल। मतलब अगर आपको उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, जैसे कि मैंने इधर मेंशन नहीं किया होता मशीन या फिर ये शर्ट, मैंने सिर्फ ये लिखा होता, तो ये नॉर्मल आप 20 माइनस 10 कर देते। और जब मैंने अलग अलग दिया है तो पहले आपको इन्वेंट्री और फिक्स को, इन्वेंट्री और फिक्स की एंड ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री और फिक्स की बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दोनों को ऐड करना है, फिर उन दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे तब आपका चेंज इन स्टॉक निकल गया है।
समझ में आया? सबको क्लियर है? सिग्निफिकेंस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो सिग्निफिकेंट क्यों है? इसे अगली बार यूज कर सकते हैं। भाई साल खत्म हो गया, धागा फेंक दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सो इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। मान लो मैं हर साल धागा जितना मेरे साथ फेंक दूँ, अब अगले साल मेरा पहले के 10 दिन खराब हो जाएंगे ना। पहले मैं धागा खरीदूंगी, फिर पिंस खरीदूंगी, फिर मशीन खरीदूंगी, फिर शर्ट बनाना। देन ये बेसिकली ये जो इन्वेंट्री स्टॉक होती है, इस स्टॉक का होना जरूरी इसलिए होता है कि आगे जाकर किसी भी तरीके की कोई इंटरप्शंस ना आए, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना। मान लो मैंने सारा माल खत्म कर दिया अपना विंटर कलेक्शन का, अब नया साल आया तो मुझे दोबारा से माल खरीदने जाना पड़ेगा, मेरे 10-15 दिन खराब होंगे, इंटरप्शन आएगा, सप्लाई में खराबी, इकोनॉमी में प्रॉब्लम होंगी ना, ये सारी चीजें। इसलिए इन्वेंट्री स्टॉक जरूरी होता है ताकि अगले साल में शुरू में किसी तरह की कुछ इंटरप्शन ना हो। फिर इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेजेस। जो आपके डे टू डे परचेजेस होते हैं मार्केट से, जैसे लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन में मान लो लॉकडाउन जब एकदम से खुला तो सबके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, तभी वो प्रोडक्शन कर पाए ना। मान लो नहीं पड़ा होता, सब मार्केट फिर ठप हो जाती, किसी के पास सामान ही नहीं है। अब धागे बनाने वाले ने धागा बनाया ही नहीं ना पिछले 1 साल से, आपके पास मान लो पुराना धागा नहीं पड़ा है, आपकी भी फैक्ट्री रुकी हुई है, उसका भी काम जब वो धागे बना लेगा तब जाके उसे धागे लेके आओगे, फिर आप अपना प्रोडक्शन शुरू करोगे। तो इसीलिए इन्वेंट्री स्टॉक का होना जरूरी होता है ताकि प्रोड्यूसर को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। Thus, the stock of finished goods is significant because it enables the producer to meet the potential demand of their product. Finished goods भी रखना जरूरी है ताकि मान लो 31 दिसंबर को आपके पास 4 शर्ट्स बच गई, किसी ने सेकंड फैमिली का शर्ट मांग लिया, क्या बोलोगे? नहीं, 4 दिन बाद बनाऊंगा फिर आके लेके जाना। नहीं, आपने फिनिश्ड गुड्स का कुछ स्टॉक रखा होता है जो आप फिर आगे अपकमिंग टाइम में यूज कर सकते हैं। Example, it may be noted that the actual inventory stock at a time may not be desired inventory, but ऐसा हो सकता है अब कि जितनी आपकी एक्चुअल स्टॉक है और एक डिजायर्ड स्टॉक होती है। अब मैंने साल में 200 शर्ट बनाई थी, तो क्या मैं ऐसा चाहूंगी कि मेरी 100 शर्ट स्टॉक में ही पड़ी रहे? 10 पड़ी हो, 20 पड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दैट्स इट, 10 पड़ी हो, तो ये क्या है? मेरी डिजायर्ड। मैं चाहती हूँ कि मेरी 10 स्टॉक बच जाए, पर वो 10 बचने के लिए बची हुई 180 का बिकना भी तो जरूरी है ना। सो एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक और डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक में डिफरेंस हो सकता है। ओके, आपने कितना साल शुरू होने से पहले आपने सोचा और कितना साल खत्म होने के बाद आपके पास बच गया, देयर आर दीज कैन बी 2 डिफरेंट वैल्यूज। अ प्रोड्यूसर में हैव एक्सपेक्टेड, उसने सोचा कि मैं 1000 यूनिट बेच दूंगा वॉशिंग मशीन की, बट एक्चुअली वो कितने बेच पाया? 500 बेच पाया। तो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उसके पास 500 रुपए की इन्वेंट्री स्टॉक बच गई ना। हाँ, वो तो एंड ऑफ द ईयर वही ना, एक्चुअल और डिजायर। आपने एक्चुअली सोचा था कि मैं 1000 बेच दूंगा, पर 1000 बिकी नहीं तो आपके पास बच गया स्टॉक 500 का। इसके में तो नहीं बिकी ना, अगर बिक जाती तो आप और प्रोड्यूस कर लेते। भाई वो डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम हो, या चाहे ज़्यादा प्रोडक्शन हो चाहे कम प्रोडक्शन हो। ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तब भी तो आपने एक्चुअल कितनी सोची, आपने डिजायर कितनी थी आपकी 100, पर ज़्यादा सेल होने की वजह से आपने बना कितनी ली 120, तब भी तो डिफरेंस हो गया ना एक्चुअल और डिजायर्ड में। सो जो 500 वॉशिंग मशीन होगी ये अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, अनसोल्ड भी है और अनडिजायर्ड भी है। आप नहीं चाहते कि इतना स्टॉक आपके पास, और ये जो स्टॉक होता है इसके कारण लॉस होता है। इसके कारण क्या होता है? लॉस। और जनरली अगर असलियत इकोनॉमी की बात करी जाए तो आपके डिजायर्ड और एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक कभी भी सेम नहीं होते। ठीक है, कभी भी आप जितना सोचोगे जरूरी ना उतना माल बचे आपके पास, कभी नहीं होता है, हमेशा ऊपर नीचे होगा भी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ
depreciation. This is a new topic altogether. This we will start in the